Student, myself Ajit Singh, Assistant Professor, Department of Botany, is going to start a new topic, Plant Taxonomy. Plant Taxonomy की स्टार्ट में हम जो है एक छोटा सा उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको मानोगे। टैक्सोनॉमी में जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, आप उनका क्लासिफिकेशन करते हो, उनका नॉमेनक्लेचर करते हो, उनके आइडेंटिफिकेशन के रूल्स पढ़ते हो, तो सबसे पहली एक बेसिक बात यहाँ ये निकल के आती है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको मानते हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप किसको लिविंग मानो, इसमें 5 प्रॉपर्टीज काउंट होती हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कंपोजिशन एंड कॉन्शियसनेस। इन 5 प्रॉपर्टीज को 2 ग्रुप में बांटा गया है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं जो प्रॉपर्ली किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब वो काउंट तो हो रही हैं लेकिन उनको डिफाइनिंग के लिए एब्सोल्यूट नहीं माना जाता, मतलब उसमें एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें एक्सेप्शंस पाए जाते हैं उनको हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो किसी भी लिविंग की हमने 5 प्रॉपर्टीज काउंट की थी: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कंपोजिशन एंड कॉन्शियसनेस। तो आउट ऑफ दीज 5, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये जो हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ग्रुप में आती हैं, क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। आगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उनको देखेंगे क्या एक्सेप्शंस हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी जिनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, वो एब्सोल्यूट हैं और उनके बेस पे आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कंपोजिशन, कॉन्शियसनेस, ये 3 प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार सिंपल जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पुट हो जाते हैं। अब हम आउट ऑफ दीज 5 इन 5 प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, ग्रोथ मीन्स बढ़ना। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि किसी चीज के बढ़ने को किस में मेजर किया जाए, मास में या नंबर में। तो इसका मतलब ग्रोथ जो है उसको मास और नंबर दोनों में ही काउंट किया जाता है, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ जो है वो एक ड्यूअल फीचर प्रॉपर्टीज है, राइट। तो ड्यूअल करैक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक। तो इसको ड्यूअल के अंदर काउंट करते हैं, ड्यूअल प्रॉपर्टीज। इसकी ड्यूअल नेचर है क्योंकि इसको मास में भी काउंट किया जाता है और इसको नंबर में भी काउंट किया जाता है। अब ग्रोथ जो है वो उसका सोर्स क्या है, वो हो कहां से रही है, इस सोर्स के बेस पे ग्रोथ को 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है: इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं जब ग्रोथ जो है इनसाइड, अंदर से हो रही है। जैसे मैं एक एनिमल हूं और मेरे अंदर की जो सेल है वो डिवाइड कर रही हैं और उनके डिवीजन्स के कारण मेरी बॉडी में मास जो है वो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है मेरी जो ग्रोथ है वो ड्यू टू द इंटरनल डिवीजन हो रही है। तो इसका मतलब इसमें जो एग्जाम्पल्स आता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होगी वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। ये हमेशा याद रखना। ये एग्जाम्पल में अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी अगर आ रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को फॉलो करेगा। अब देखिए, इसको समझिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे, जैसे एक रॉक है, चट्टान है। तो जो चट्टान है वो, जैसे कहीं भी एक चट्टान पड़ी हुई है, मान लो ये चट्टान है, इस चट्टान पे बाहर से अगर कोई चीज डिपॉजिट हो रही है तो बाहर से डिपॉजिट होगी तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, तो आपको ये महसूस होगा कि इसकी ग्रोथ हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिपोजिशन हुआ है
ये डिपोजिशन अंदर से नहीं हुआ, ये बाहर से हुआ। इसका मतलब नॉन लिविंग चीज जो है उसमें डिपोजिशन जो है के कारण यूजुअली उनका साइज बढ़ता है। तो डिपोजिशन कभी भी अंदर से नहीं होता नॉन लिविंग में, कहाँ से होता है? बाहर से। इसीलिए नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है, बाहर से होती है। दूसरा, ग्रोथ डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ को भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अगर एक सर्टेन टाइम तक ग्रोथ हो रही है तो उसको लिमिटेड ग्रोथ कहेंगे। जैसे एनिमल, तो एनिमल में एक सर्टेन टाइम तक ग्रोथ पाई जाती है, जबकि जो प्लांट होते हैं इनके अंदर जो है ये अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में हम रखते हैं। अब नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी परफॉर्म कर रहा है और लिविंग भी परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ के बेस पे हम नॉन लिविंग और लिविंग को मतलब क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखा गया है, क्योंकि दोनों इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों का सोर्स जो है वो अलग है। लिविंग के अंदर ये अंदर से हो रही है, नॉन लिविंग के अंदर ये बाहर से हो रही है, लेकिन हो दोनों में रही है। इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखा गया है। यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे एक अमीबा है, जैसे एक प्रोटोजोआ है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ये जो अमीबा है, अमीबा जब संख्या में बढ़ेगा, जैसे जब ये अमीबा रिप्रोडक्शन करता है तो क्या होगा? 1 से 2 बनेंगे। अमीबा जो है 1 से 2 बनेंगे। इसका मतलब कि अब ग्रोथ को, अब जैसे देखिए अमीबा जो है 1 से 2, पहले अमीबा कितना था? 1 था। आफ्टर रिप्रोडक्शन कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस संख्या की इंक्रीमेंट को अब आप ग्रोथ में भी काउंट करते हो और 1 से 2 बनने को आप रिप्रोडक्शन में भी काउंट करते हो। तो इसका मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि 1 से 2 अमीबा बनने को आप इसको ग्रोथ मानोगे या रिप्रोडक्शन मानोगे? तो हम कहेंगे भाई ये दोनों है, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है। तो ग्रोथ में भी हमने ये बोला था कि ग्रोथ को नंबर में भी मेजर किया जा सकता है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, राइट, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज, राइट। इसका मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब होता है टुगेदर, राइट। कि अगर ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो वहां रिप्रोडक्शन भी हो रहा होगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव या सिंक्रोनाइज, या इसका और इजी वर्ड लें तो टुगेदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं या सिंक्रोनाइज इवेंट होते हैं, साथ साथ होते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी वहां हो रहा होगा, अलग अलग नहीं कर सकते हो। जबकि हायर प्लांट या एनिमल्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है नॉट टुगेदर, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, नॉट टुगेदर कैसे? कि ग्रोथ, जैसे ये तो यूनिसेलुलर का केस हमने स्टडी कर लिया, अब आप मल्टी सेलुलर का केस स्टडी कीजिए। एक ह्यूमन है, ह्यूमन जो है उसका जो है ग्रोथ होगी तो उसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, उसके अंदर गोनेट्स जो है वो डेवलप होंगे, गैमेट्स बनेंगे, एंड सर्टेन टाइम के बाद वो फिर, अब देखिए यहाँ पे मास बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ हो गया, लेकिन यहाँ वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लिया उसने, सिर्फ मास बढ़ रहा है, संख्या नहीं बढ़ी है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन में भाग लेता है तो उसकी संख्या, प्रोजेनी बढ़ती है, राइट। तो इसका मतलब जब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है, जो हायर प्लांट और हायर एनिमल्स हैं उसमें एक साथ नहीं होते हैं, आप उनको अलग अलग क्लास मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब अगर कभी भी एग्जाम में, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठता है,
एग्जाम में अगर कभी भी सिर्फ ग्रोथ के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्रोथ क्या है, तो वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करके पूछ रहा है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो वो फिर नॉन डिफाइनिंग नहीं, वो फिर डिफाइनिंग है, क्योंकि नॉन इंट्रिंसिक ग्रोथ में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ को फॉलो करते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें ध्यान रखना। दूसरा प्रॉपर्टीज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा नई प्रोजेनी का निर्माण रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। अब ग्रोथ के साथ ये इंक्लूसिव भी हो सकती है और ये एक्सक्लूसिव भी हो सकती है। इंक्लूसिव मतलब टुगेदर, ग्रोथ के साथ साथ भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, ग्रोथ के अलग भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। यूनिसेल्युलर और हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में इस चीज को हम प्रीवियस ग्रोथ सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में रखते हैं, इसका मतलब इसका कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो देखिए, म्यूल, खच्चर, गधे और घोड़े के क्रॉस से जो बनता है उसको हम म्यूल कहते हैं। वर्कर हनी बी, हनी बी में एक कैटेगरी होती है वर्कर्स, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। इसका मतलब ये लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, तो ये एक्सेप्शन हो गया। स्टेराइल ह्यूमन, बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फर्टाइल या सही फंक्शनल नहीं होता, स्टेराइल होते हैं, तो वहाँ भी रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन वो लिविंग है। तो इसका मतलब इन सारे एग्जाम्पल्स के कारण जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में क्लासीफाई किया जाता है। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनके कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो फीचर्स है वो है मेटाबॉलिज्म। नाम से ही क्लियर है कि सम ऑफ ऑल सेल्यूलर रिएक्शंस, मतलब एक सिंगल सेल सेल्यूलर रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, सिंगल सेल के अंदर जितनी भी सेल्यूलर रिएक्शंस होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो तरीके की रिएक्शंस को रखता है। इसमें अब किसी भी सेल में जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में वो रिएक्शंस आती हैं जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, जो कुछ बनाती हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में वो रिएक्शंस जो किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रही हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर। तो जो सिंथेटिक रिएक्शंस हैं यहाँ पे सिंपल जो कंपाउंड्स होते हैं वो भाग लेते हैं और इनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शंस है। जबकि रेस्पिरेशन जो है अगर उसको देखें तो वहाँ कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनके ब्रेक डाउन से सिंपल जो कंपाउंड हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस डायरेक्शन में बढ़ती हैं, उनको सिंथेटिक रिएक्शंस कहते हैं, जबकि ब्रेकडाउन रिएक्शन जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाती हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा हो रही हैं रेदर देन कैटाबॉलिक, तो वो वहाँ पे उसका साइज बढ़ेगा, तो उसको पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। अगर वहाँ टूट फूट ज़्यादा हो रही है, बन कम रहा है, तो उसको नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। तो ये सिंपल सा एक फीचर्स है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो मेटाबॉलिज्म है ये नॉन डिफाइनिंग नहीं है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब सारे लिविंग सेल इसको शो करते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेलुलर कंपोजिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक यूनिट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट हुई। सेल आगे चल के बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू जो है डिफरेंट टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट मिलके फाइनली जो है ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जो बेसिक यूनिट है वो सेल से शुरू होता है
और सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सेल से ऑर्गेनिज्म की तरफ जब आप बढ़ते हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस सीक्वेंस में ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाई जा रही है, सीधा ऑर्गन पाया जा रहा है, या किसी में टिश्यू पाया जा रहा है लेकिन सेल नहीं पाई जा रही है। तो कहने का मतलब है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि सर प्रोटोजोआ है, राइट। प्रोटोजोआ तो सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल जो है वो तो ना तो यहाँ टिश्यू पाया जा रहा है ना ऑर्गन पाया जा रहा है। तो देखिए वहां पे सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, तो वो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर सेल इटसेल्फ एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, तो उसी को हम ऑर्गेनिज्म काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेलुलर कंपोजिशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो इसी सीक्वेंस में पाया जाएगा, अदरवाइज वो सिंगल सेल एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगी। अगला जो फीचर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये एक डेवलप्ड जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहीं पे पाया जाता है, कॉन्शियसनेस, चेतना। अगर सिंपल शब्दों में इसको समझें तो चेतना। कॉन्शियसनेस कहते हैं कि आपके आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसका सेंस करना, उसको जानना और उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। किसी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करना और उस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। अब किसी भी चीज़ को आप सेंस कर रहे हो तो इसके लिए आपको सेंसरी सिस्टम चाहिए, उसको सेंस करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए। तो सारे ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म करते हैं, इसीलिए ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है क्योंकि सारे इसको शो कर रहे हैं। दूसरा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे बात अब ये उठती है कि एनिमल और प्लांट दोनों सेंस करते हैं, तो दोनों कैसे करते हैं। तो एनिमल में तो चूंकि नर्वस सिस्टम पाया जाता है तो नर्वस सिस्टम के थ्रू एनिमल जो है इसको सेंस करते हैं, जबकि प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं पाया जाता। तो प्लांट जो है कंप्लीट सरफेस या कंप्लीट प्लांट बॉडी के थ्रू इसको सेंस करते हैं। ये हमेशा याद रखना, प्लांट का हर पार्ट एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, एनिमल का हर पार्ट सेंसरी ऑर्गन की तरह काम नहीं करता क्योंकि नर्वस सिस्टम वहाँ पे डेवलप्ड है। तो नर्वस सिस्टम ने अपने कुछ पॉइंट्स जो है सेंसरी ऑर्गन के रूप में डेवलप कर रखे होते हैं जिनके थ्रू कोई भी एनिमल सेंस करता है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस का ही एक डेवलप्ड फॉर्म आती है जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस को थोड़ा समझिए। कॉन्शियसनेस तो कहते हैं कि आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको सेंस करना, इसी का एक डेवलप्ड फॉर्म है जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। पहली चीज तो ये कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है, अदर ऑर्गेनिज्म में वो नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज ये कि सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि पहले से ही, जैसे ह्यूमन है किसी सराउंडिंग में, जैसे मैं जो है पर्टिकुलर किसी सिटी में रह रहा हूँ, मेरे सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो मेरा जो ब्रेन है वो उसको पहले से ही एनालाइज कर रहा है। जैसे बारिश आने वाली है तो बारिश आने के जो रेस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। और उसकी जैसे ह्यूमन है उसमें ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा डेवलप पाया जाता है। तो कॉन्शियसनेस का डेवलप्ड फॉर्म जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं वो ह्यूमन में पाया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि किसी भी रेस्पॉन्स को पहले से ही सेंस कर लेना, किसी भी एनवायरमेंटल चेंज को पहले से एनालाइज कर लेना, उसके खिलाफ पहले से ही तैयारी करके रखना, राइट। और कुछ हद तक एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स को चेंज भी करने की जो क्षमता है वो सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है, इसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब अगर कोई आदमी ब्रेन डेड है, जैसे उसका कोई ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन डेड हो गया है, तो इस तरीके का जो वो है पर्सन, उसमें कॉन्शियसनेस तो पाई जाएगी। जैसे आप उसके बॉडी को केमिकल दोगे, दवा दोगे, तो वो बॉडी उसका रेस्पॉन्स करेगा, इसका मतलब उसमें कॉन्शियसनेस तो है।
लेकिन वो खुद से सोच नहीं पाता है। वो अगर उसके आसपास कुछ भी हो रहा है तो वो रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा पहले से। इसका मतलब वो सोच नहीं पा रहा है, इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ कहाँ पाई जाती है, ह्यूमन में। दूसरा जो ब्रेन डेड पर्सन होता है उसमें कॉन्शियसनेस मतलब उस रेस्पॉन्स तो शो करेगा, लेकिन वो पहले से उसका ब्रेन जो है वो थिंकिंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें नहीं पाई जाती। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपने 5 प्रॉपर्टीज देखी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कंपोजिशन और कॉन्शियसनेस। तो ये 5 प्रॉपर्टीज अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में पाई जाती हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट किया जाता है। और अगर इनमें से डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों प्रॉपर्टीज उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही हैं, तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म काउंट नहीं किया जाता, उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ तक हमने एक सिंपल एक बेसिक सी चीज़ देखी कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसको क्लासिफाई करोगे। मतलब टैक्सोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको नॉमेनक्लेचर करोगे और फिर उसको क्लासिफाई करोगे। तो पहली चीज यही उठ के आती है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको मानोगे। इसीलिए बेस्ड ऑन दीज 5 प्रॉपर्टीज वी डिफाइन कि which object is organism and which object is not living organism। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये बेसिक कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम अपना टैक्सोनॉमी के जो एक हिस्टोरिकल पार्ट्स है वहाँ से हम टैक्सोनॉमी को शुरू करेंगे।